चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। बहुत खूब, बहुत ही गजब की प्रस्तुति, बहुत ही अद्भुत पावर है आपके पास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। आज ऐसे ही संगीतमय प्रस्तुति को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रकृति के कण कण में संगीत बसा है, फिर चाहे वो चिड़ियों की चहचहाहट हो या फिर नदियों का झरना हो या फिर फूलों का खिलना हो, हर चीज़ में संगीत है, बस ज़रूरत है उसे महसूस करने की। संगीत हमारे जीवन में ताजगी भर देती है। आज हम ऐसे ही कलाकार के साथ उपस्थित हुए हैं। ये है झारखंड के जमशेदपुर शहर के उभरते हुए कलाकार नीतीश भट्ट जी। नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिन्होंने अपने तबला वादन से न सिर्फ अपने राज्य का नाम रोशन किया है बल्कि अपने हुनर को भी एक पहचान दी है। नीतीश भट्ट जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले हमें अपने तबला वादन के बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। 4-5 साल की उम्र से तबला वादन की तरफ मेरा रुचि रहा था। मेरी सिस्टर जो थी वो गाना गाती थी, तो मैं उनके बगल में जाके बैठता था, सुनता था। तो ये सब देखते हुए मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में आगे जा सकता हूँ, तबला वादन के क्षेत्र में आगे जा सकता हूँ। तो मेरे बाबा जी के एक दोस्त हैं श्री घनश्याम जी, उनसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा तबला की स्टार्ट हुई। उसके बाद एक कार्यक्रम के ज़रिए मैं अपने अभी वर्तमान के गुरु श्री पंडित श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी से मिला और वहाँ से मेरी आगे की तबला की शिक्षा पूरी शुरू हुई। बिल्कुल। आप हमें ये बताएं कि आपके तबला वादन के प्रति रुचि हुई, लेकिन क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसे संगीत की रही है या फिर आप अलग से इस क्षेत्र में कैसे गए? नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि संगीत से है। मेरी मम्मी ये कथक में विशारद हैं और मेरे नाना जी भी संगीत से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मेरे बाबा जी और मेरे पापा को भी संगीत में काफ़ी रुचि है। तो इसी के कारण मैं भी आप भी इस क्षेत्र से जुड़ गए। शास्त्रीय संगीत की बहुत सारी विद्याएं हैं, 3 विद्याएं हैं, जहाँ नृत्य, वादन, गायन। तो आपने वादन को ही क्यों चुना? वादन शास्त्रीय संगीत का व्याकरण है। वादन शास्त्रीय संगीत का एक बेस है। शास्त्रीय संगीत वादन के बिना अधूरा है। जैसे कि गायन होगा तो बिना वादन के वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। नृत्य में भी वादन की बहुत आवश्यकता है। और मेरा भी बचपन से झुकाव वादन की तरफ ही रहा, इसलिए मैंने वादन को ही चुना। बहुत खूब। आप इस छोटी सी उम्र में इस क्षेत्र में गए, तो आप अपनी पढ़ाई और तबला वादन के बीच कैसे संतुलन बनाए रखते हैं और कितने घंटे की रोज़ रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। पढ़ाई और तबला वादन को संतुलित करना एक बहुत कठिन काम है और पढ़ाई से समय निकाल के और बाकी एक्स्ट्रा खेल कूद से समय निकाल के मैं तबला को देता हूँ और मैं दिन में करीबन 2-2.5 घंटा रियाज करता हूँ। रोज प्रैक्टिस करते हैं? रोज प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप इतने अच्छे तबला को बजा पा रहे हैं। तो आप हमें कुछ धुन सुनाना चाहेंगे और क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं लखनऊ घराना का एक कायदा सुनाना चाहूँगा। आप लखनऊ घराने से हैं? हाँ, मैं लखनऊ घराना से बिलोंग करता हूँ। ऐसे तो तबला में 6 घराने हैं। अच्छा। लेकिन मैं लखनऊ घराना से बिलोंग करता हूँ। मेरी पहली तबला की शिक्षा बनारस घराना से स्टार्ट हुई थी। वर्तमान के जो गुरुजी हैं वो लखनऊ घराना से हैं, तो मेरी भी शिक्षा अब लखनऊ घराना की तरफ ही जा रही है। तो अब बनारस घराने से लखनऊ घराने में परिवर्तन का कोई खास कारण?
खास कारण ये था कि जो पहले मेरे गुरु जी थे वो बनारस घराने से बिलोंग करते थे, तो वो मुझे बनारस घराने के ही अंग सिखाया करते थे। लेकिन अभी जो मेरे वर्तमान गुरु जी हैं पंडित प्रदीप भट्टाचार्य जी, वो लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं, तो इसी के कारण लखनऊ घराना का मेरा अभी शिक्षा रुचि स्टार्ट हुई। आप कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। मैं एक कायदा सुनाने जा रहा हूँ लखनऊ घराना का। बहुत ही कर्णप्रिय संगीत वादन कर रहे थे आप। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, इतनी अच्छी धुन बजा रहे हैं आप, तो आपने अपने शहर जमशेदपुर के अलावा किन किन और राज्यों में इसका प्रदर्शन किया है? मैं जमशेदपुर के अलावा और कटक में मैंने अपना प्रदर्शन दिया है, और पटना में भी मैं अपना प्रदर्शन दे चुका हूँ, और एक बहुत ही और मैं बाबा हरिवल्लभ पंजाब में भी जाके अपना प्रदर्शन दे चुका हूँ। एक बहुत ही सम्मानजनक वो स्टेज है जहाँ पे प्रदर्शन मैं एक कॉम्पिटिशन में पार्ट ले चुका हूँ। और जमशेदपुर के अलावा मैं इन्हीं स्थानों में, बहुत सारे स्थानों में आप जाके प्रदर्शन कर चुके हैं शहरों में। तो आपको सबसे अच्छा अनुभव कहाँ पे हुआ, ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मुझे सबसे अच्छा अनुभव बाबा हरिवल्लभ पंजाब में हुआ था। वहाँ पे और भी तरह के तबला वादक से मिलने का मुझे मौका मिला था, और नई नई चीज़ें तबला के बारे में सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। तो आपने किस उम्र से विभिन्न जगहों पे जाना शुरू किया, और आपके परिवार में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा इस क्षेत्र में? मैं करीब 7-8 साल की उम्र से विभिन्न जगह में प्रोग्राम देने जाने लगा, और मेरे परिवार में मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता और मेरे दादाजी का रहा है तबला के क्षेत्र में। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इस उम्र से तबला वादन कर रहे हैं, तो आपको किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा? कभी भी कुछ बाधा आई हो, या फिर किसी भी तरह की कोई बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बाधा तो वैसे नहीं है, या कभी लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि रुचि मेरे शुरू से थी तबला वादन में। और ऐसे बाधा बोला जाए तो अभी तक तो कुछ बाधा फेस करने को नहीं मिला है। मतलब आपका परिवार का सपोर्ट रहा, इसीलिए आप इसी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसके लिए आपको भारत सरकार की ओर से भी कोई छात्रवृत्ति वगैरह प्राप्त हुई है? हाँ, भारत सरकार की ओर से मैं CCRT स्कॉलरशिप ले चुका हूँ, और मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी इम्पैनल हूँ तबला में। आप बहुत सारी बातें आप हमसे शेयर कर रहे हैं, तो आप हमें फिर से कोई धुन सुनाना चाहेंगे? जी, मैं एक और रेला कायदा सुनाना चाहूँगा। हाँ। जो कि लखनऊ घराना की है। अच्छा।
खूब, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत है। आपके तबला वादन में कुछ जादू है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो आजकल के बच्चे हैं जो शास्त्रीय संगीत की तरफ थोड़े कम झुके हुए हैं, लेकिन आपका रुझान इस तरफ है, तो आप क्या आज के बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, आज के युग के बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई बढ़ जाता है और कोई भी काम में हम एक अच्छे कंसंट्रेशन से उस काम को अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं। और शास्त्रीय संगीत तो हमारे वेदों में भी दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत सीखने से हमें बहुत ही मतलब एक जैसे कि पढ़ाई से अगर हमारा मन उब जाता है तो फिर हम लोग एक शास्त्रीय संगीत से अपना एक मानसिक शांति, एक माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। और शास्त्रीय संगीत सीखने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ता है। तो क्या आपको शास्त्रीय संगीत सीखने से पढ़ाई में कोई फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, पढ़ाई करते समय शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, तो मैं पढ़ाई करते समय भी मैं उसको उसमें उपयोग कर सकता हूँ। मतलब आप अपने तबला वादन का उपयोग पढ़ाई में भी कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि तबला वादन में मैंने सुना है कि मुद्राओं का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल, तबला वादन में मुद्रा दोष एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जैसे कि अगर तबला वादन बहुत एक बड़े पैमाने पे हो रहा हो और बहुत सारे आदमी बैठे हो, तो उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तबला में जोड़ना बहुत अपने तबला से लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो एक मुद्रा बहुत बड़ा फैक्टर करता है उसमें। जैसे कई तबला वादक हैं जो आँख बंद करके तबला बजाते हैं, चाहे इधर मुंडी झुका के बजाते हैं, सर झुका के तबला बजाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक का कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, तो पब्लिक को उतना मज़ा नहीं आ पाता सुनने में। लेकिन अगर हम लोग का चेहरा का पोस्चर बढ़िया रहता है तो हम लोग तबला वादन से पब्लिक को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे पब्लिक को रुचि रहता है, बढ़ता है तबला वादन सुनने के लिए। मतलब पब्लिक की रुचि बढ़ाने के लिए मुद्राओं का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए सबसे उपयोगी समय जो होता है वो सुबह का होता है, क्योंकि सुबह में अजीब ही सुकून और शांति होती है। तो आप कभी सुबह को उठ के तबला वादन करते हैं? जी, सुबह को उठ के तबला वादन करता हूँ मैं। सुबह के समय क्या रहता है कि मतलब आउटडोर का जो इन्वायरमेंट रहता है बहुत शांत रहता है, तो तबला वादन का रियाज करते समय मुझे बहुत मदद मिलती है। अपना मतलब जो मैं टोन बजाता हूँ मुझे एकदम क्लियर सुनाई देने लगता है उस समय, क्योंकि सुबह में बहुत शांति रहती है। आप ये बताएं कि भारतीय संगीत का जो हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय संगीत का प्रभाव हमारे जीवन में इस तरीके से पड़ता है कि कंसंट्रेशन लेवल एक हो गया, और कोई भी काम हम भारतीय संगीत सीखते समय और दूसरे काम भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हाँ। तो हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक छोटी सी धुन सुनना चाहेंगे। अच्छा ठीक, फिर मैं अभी आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अद्भुत धुन थी। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं, इस धुन के बारे में। ये एक लखनऊ घराना का टुकड़ा है, जो लखनऊ घराना में इस टुकड़े का काफ़ी उपयोग होता है तबला वादन के समय। तबला वादन के कई अंग होते हैं, जैसे कि उठान, कायदा, रेला, उसके बाद फिर हम लोग टुकड़ा बजाते हैं और फिर चक्रधार से उसको एंड करते हैं। तो वो ये टुकड़ा का पार्ट था। तबला वादन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं करते समय तबला वादन में ये जैसे मुद्रा दोष का बहुत ध्यान रखना चाहिए पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए। जिससे तबला वादन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र वादन और एक
एकॉम्प्लीमेंट। तो स्वतंत्र वादन में क्या होता है कि हम लोग स्वतंत्र रहते हैं, अपने जो भी मर्जी उससे हम लोग बजा सकते हैं, जो हमारे दिमाग में मतलब अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से हम लोग बजा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र वादन का भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न जैसे उठान, कायदा, रेला, फिर टुकड़ा, फिर चक्रधार से हम लोग स्वतंत्र वादन को समाप्त करते हैं। लेकिन एकॉम्प्लीमेंट में हमें जो एकॉम्पनिस्ट है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप हमारे ये बताएं हमारे दर्शकों को कि तबला वादन के क्षेत्र में हमारे राज्य में इसकी क्या संभावना है? तबला वादन के क्षेत्र में हमारे राज्य में बहुत सारी संभावना, जैसे कि तबला वादन सीख के हम कोई अच्छे स्कूल में म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। उसके बाद फिर हम और बच्चों को तबला सिखा सकते हैं। और तबला वादन में जैसे कि PhD लेवल क्लियर करके हम लोग कॉलेज में भी प्रोफेसर तबला के बन सकते हैं। आप ये बताएं, जैसे हमने आपसे बहुत सारी बातें की, आप हमें बहुत तमाम तरह की जानकारी भी दी तबला वादन के बारे में। आप हमें ये बताएं कि जैसे तबला वादन आप जब करते हैं तो उसमें आप किन किन बातों का, तो कुछ बातों का ध्यान तो रखते ही है, साथ ही साथ उसमें क्या खास बातें होती है जो आप ज़रूर करना चाहते हैं तबला वादन में? तबला वादन में सबसे खास बात होती है फिंगरिंग। जो हमारे फिंगर का पोस्चर सही रहना चाहिए, और जो फिर टोन निकालना है हमें, उस जगह में अगर तबला वादन में उस जगह में फिंगर पड़े तो वो टोन आए तो और अच्छा लगता है तबला वादन सुनने। तो आप हमें थोड़ा सा धुन फिर से कुछ सुनाएं। जी, मैं एक घरवा का लग्गी सुनाऊंगा। बिल्कुल। इस वादन को करते समय मैं आपकी उंगलियों की तरफ ध्यान से देख रही थी, तो आपकी उंगलियां बहुत अच्छे से लग रहा है कि खेलती हैं तबला पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको इस क्षेत्र में कुछ पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त हुए हैं और कहाँ से प्राप्त हुए, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मुझे कटक महोत्सव था नेशनल लेवल का, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ था। और मैं गवर्नमेंट के द्वारा मैं CCRT से भी पैनल्ड हूँ। और फिर मैं यहाँ के लोकल कार्यक्रम जैसे कि स्टेट लेवल में भी मैं 2 बार प्रथम पुरस्कार हासिल कर चुका हूँ। और जैसे सबूज कल्याण है, बंगाल क्लब है, और इन सारी जगहों में मैं अपना पुरस्कार हासिल मिल चुका है। बहुत ही उभरते हुए कलाकार हैं नीतीश भट्ट जी। आपने जैसे कि बताया स्वतंत्र वादन के अंतिम चरण जो होता है स्वतंत्र वादन का, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया, कुछ धुन बजा के बताए। स्वतंत्र वादन में अंतिम चरण होता है चक्रधार। तो मैं आपको एक चक्रधार सुनाना चाहूँगा 3 ताल में। 3 ताल।
ही क्या क्या बोलूँ इसके बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास। वैसे मैं आप जो वादन कर रहे थे चक्रधार और ये 3 ताल, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। चक्रधार तबला स्वतंत्र तबला वादन का समापन पाठ होता है। चक्रधार बजा के हम अपना स्वतंत्र तबला वादन को समाप्त करते हैं। और 3 ताल के बारे में मैं कहूँ तो ऐसे तो तबला में कई सारे ताल हैं, लेकिन उसमें तालों का राजा 3 ताल को माना गया है, जो 16 मात्रा में आधारित रहता है। और 3 ताल में कई सारे बोल, कई प्रकार के बोल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और उन्हें स्वतंत्र वादन में हम बजा सकते हैं। तबला वादन का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। राजा महाराजाओं के टाइम से ये बजाते जा रहे, धुन वादन करते जा रहे हैं हम सभी। संक्षेप में आपकी जो इच्छा हो वो वादन करके आप हमें, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। जी, मैं एक कायदा सुनाना चाहूँगा तबला 3 ताल में। नीतीश जी, आप हमें बताएं, आप इतने अच्छे तबला वादन करते हैं, तो क्या भारत सरकार की ओर से भी आपको कोई स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति इस पे मिली है? जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से मुझे सीसीआरटी से स्कॉलरशिप मिली है और मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी पैनल कलाकार हूँ कोपल के लिए। तो आप किस वर्ष आपको ये स्कॉलरशिप मिली? मुझे 2019 में स्कॉलरशिप मिली। हमने सुना नीतीश भट्ट जी को और साथ ही उनसे जुड़ी तमाम बातें जानी कि किस प्रकार वो तबला वादन के क्षेत्र में आगे बढ़े और साथ ही इस प्रकार की उपलब्धि को हासिल की। नीतीश, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी तबला वादन के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।